हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। हाउ आर ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी पीवाईक्यू जीएस सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे। संग्राम 2.0 बैच है और कंटिन्यू हम 27,000 प्लस जो पीवाईक्यूज एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 को, और उसको स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस को देख लेते हैं। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहले देख लीजिए एसएससी सीजीएल में टोटल 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। टायर 1 टायर 2 में सीएचएसएल की बात करें टायर 1 टायर 2 की तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस की बात करें 2 क्वेश्चंस हैं। जीडी में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीपीओ एसआई में सिंगल क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। जेई में 2 क्वेश्चंस हैं और सिलेक्शन पोस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 11 में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। पुष्यमित्रा हु वॉज द कमांडर ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्परर, बृहद्रथ उसका नाम था, killed the king and founded a new dynasty, which of the following was his dynasty? तो पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था उसने राजा की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की। इनमें से उसका राजवंश कौन सा था? तो उसे हम बोलते हैं शुंग वंश। शुंग डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी 184 बिफोर क्राइस्ट में, और इसलिए मौर्यन एम्पायर के बाद में हम देखते हैं शुंग डायनेस्टी आई थी। मौर्यन एम्पायर 134 ईयर्स तक रूल करती रही, और अगर जब शुंग डायनेस्टी की बात करें तो 109 ईयर्स तक जो है ये टोटल इसने अपना शासन किया था। और पुष्यमित्र शुंग इसने अयोध्या अभिलेख खुदवाया था और जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 151, विच कुशान रूलर इज फेमस इन हिस्ट्री एज ए ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म हु ऑल्सो ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट संगीति? इनमें से कौन सा कुशान शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है जिसने 4थे बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो फेमस किंग है वो कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड था, कुषाण वंश से संबंधित था, और कुषाण वंश का सबसे ग्रेट किंग माना जाता है कनिष्क। और सीजीएल में क्वेश्चन ये आ चुका है, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध लिटरेचर से पता लगता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता लगता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले ये शैविज्म से संबंधित था, शैव धर्म को मानने वाला था। और 4th बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में, उस 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था कनिष्क ने, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र नाम का बौद्ध भिक्षु था, जिसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की खासियत थी कि इसमें बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान, और इसमें पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा आपको पता ही है कि गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, 3 शैलियों में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। और स्पेशली सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा मथुरा शैली के अंतर्गत हुई थी, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था लाल पत्थर से, और गांधार शैली में ब्लैक स्टोन से इसका निर्माण हुआ है। और अगर जो हम देखें अमरावती शैली की बात करें तो वाइट स्टोन से अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ है। इंडिया में सबसे पहला महात्मा बुद्ध है जिसकी जीवित व्यक्ति की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी, और ये 4थे बौद्ध संगीति की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152, विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द
निंगथौजिया डायनेस्टी या निंगथौजा डायनेस्टी से कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डेप्थ में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ है 2021 में, क्योंकि निंगथौजा राजवंश काफ़ी एक्सेप्शनल राजवंश है जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। और निंगथौजा वंश के द्वारा जो है मणिपुर पर शासन किया गया था। ऐसे टाइम में शासन किया गया था जब नॉर्थ की हम बात करें तो वहाँ पर पास्ट मौर्यन एम्पायर वर्क कर रहा था, और उसी टाइम में निंगथौजा जो कि 33 बिफोर क्राइस्ट से रिलेटेड है मणिपुर में, और नोंगडा लरेन यहाँ का शासक था। इस टाइम में जो काफ़ी फेमस हुआ था निंगथौजा डायनेस्टी, नोंगडा लरेन नाम का फेमस किंग यहाँ पर 33 बिफोर क्राइस्ट में शासन कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने है। वो वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। शुंग वंश का संस्थापक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सुप्रीम कमांडर था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। जेई में 2019 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। विच किंग कमीशन द हाथी गुफा, या जिसे हम एलिफेंट केव के नाम से जानते हैं, इंस्क्रिप्शन इन द उदयगिरी हिल्स इन ओडिशा। तो उदयगिरी की पहाड़ियों के पास में किस राजा ने उड़ीसा में हाथी गुम्फा, या जिसे हाथी गुफा भी कहा जाता है, यहाँ पर एक शिलालेख खुदवाया था, उसका निर्माण करवाया था। तो हमें मौर्योत्तर काल, पास्ट मौर्यन पीरियड में इसकी जानकारी मिलती है। उड़ीसा में चेदी वंश का शासक था खारवेल, जिसका फेमस इंस्क्रिप्शन मिलता है, हम जिसे बोलते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख या एलिफेंट केव के नाम से जानते हैं हम। और ये जैन धर्म को मानने वाला था, इसकी जानकारी इस अभिलेख में हमें मिलती है। और स्पेशली खास बात यह है इस अभिलेख की कि इसमें उड़ीसा के उदयगिरी की गुफाओं की जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी मिलती है। पास्ट मौर्यन पीरियड में किस टाइप की स्थिति उड़ीसा वाले हिस्से में थी, महानदी और गोदावरी नदी के बीच वाले हिस्से में, तो वो खारवेल से हमें जानकारी मिलती है। और खारवेल, इसने दक्षिण भारत की शक्तियों का भी उल्लेख किया है। इस टाइम में जो संगम काल दक्षिण भारत में वर्क कर रहा था उसका भी उल्लेख किया खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो काफ़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है खारवेल का हाथी गुम्फा केव्स में। 2019 में सीपीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो इनमें से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो वासुदेव, वशिष्का, नहपान, हुविष्का, ये सभी के सभी जो है मौर्योत्तर काल से रिलेटेड, पास्ट मौर्यन पीरियड से संबंधित फेमस किंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो नहपान का उल्लेख है ये शक वंश का शासक था, जिसे हम बोल सकते हैं वेस्टर्न शक। और इसको डिफीट किया था सातवाहन डायनेस्टी के गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। गौतमी पुत्र शतकर्णी फेमस किंग था सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड, आजकल के दक्कन में, महाराष्ट्र वाले हिस्से में। और इसको हराया था शक शासक नहपान को, इसने गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नहपान कुषाण वंश से संबंधित नहीं था। वासुदेव का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है, हुविष्क का नाम आता है। कुषाण वंश के शासकों में फेमस कुषाण वंश के जो शासक हुए हैं उनमें इन सभी का नाम आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नहपान की, तो नहपान किसी भी तरीके से कुषाण वंश का शासक नहीं था, ये शक शासक था। क्योंकि पास्ट मौर्य में, मौर्योत्तर काल के, मौर्यों के बाद के टाइम की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए हैं इस टाइम में, उस इन्वेजन्स में इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में आक्रमण किया है। और इसके बाद में हम देखते हैं शक शासकों ने आक्रमण किया है, कुषाण वंश के शासकों ने आक्रमण किया है। और
पर्शियन वंश के शासकों ने आक्रमण किया है। काफ़ी लंबे टाइम तक इस टाइम में भारत में आक्रमण होते रहे और ख़ासकर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इस टाइप के इन्वेजन्स हुए, और जिसमें सबसे पहला स्टेप उठाया था इंडो ग्रीक शासकों ने। नहपान जो है शक वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड? तो विक्रम संवत किसी उज्जैन के हिंदू शासक ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में अपने नाम के साथ में एक टाइटल धारण किया था, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और उसी उपलक्ष्य में इसने एक नया कैलेंडर शुरू किया था, जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, 57 बिफोर क्राइस्ट में। तो एक हिंदू शासक जो मालवा का शासक था, मालवा मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है जो आज की डेट में गुजरात को टच कर रहा है, जिसको हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। और इसने शकों को हराया था। इसका ओरिजिनल नाम क्या था वो आज तक हमें नहीं मिलता, लेकिन इसने अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य शब्द जोड़ दिया था। इसको विक्रमादित्य के नाम से ही इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। और इसने 57 बिफोर क्राइस्ट में शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। और इसी से मिलता जुलता एक शक संवत है, और शक संवत की शुरुआत की थी 78 एडी में, यानी ईस्वी में, ईसा मसीह के बाद में, और वो की थी कुषाण शासक कनिष्क ने, क्योंकि इसने शकों को हराया था 78 ईस्वी में, एडी में। और शक एक कैलेंडर ऑलरेडी यूज कर रहे थे, लेकिन उस कैलेंडर को 78 एडी में स्टार्ट किया था कनिष्क ने शक संवत के नाम से। और भारत सरकार हिंदू पंचांग जो जारी करती है, भारत सरकार जिस प्रकार का कैलेंडर जारी करती है, वो शक संवत पर आधारित है। तो ये दोनों संवत काफ़ी फेमस है। विक्रम संवत 57 बिफोर क्राइस्ट और शक संवत 78 ईस्वी, दोनों के बीच में काफ़ी फर्क है। यानी ईसा मसीह से 57 ईयर पहले और ईसा मसीह से 78 ईयर के बाद में, तो दोनों में इतना डिफरेंस है। एसजीएल में टायर 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज एका ब्राह्मण बीन यूज्ड? इनमें से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण या एका ब्राह्मण शब्द यूज किया गया है? तो एका ब्राह्मण शब्द का यूज हुआ है सातवाहन वंश का जो सबसे ग्रेट किंग था डेक्कन में, आजकल के महाराष्ट्र वाले हिस्से में, गौतमी पुत्र शतकर्णी, उसके द्वारा, उसके लिए यूज किया गया है। और ये सातवाहन वंश का 23rd किंग था, और ये सबसे ग्रेट किंग माना जाता है सातवाहन वंश का, क्योंकि इसकी जो मदर थी जिसका नाम था बलश्री, इसकी मदर जिसका नाम था बलश्री शतकर्णी, उसका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का मिलता है। और सातवाहन वंश के शासकों ने, इंडियन हिस्ट्री में अकेले ऐसे वंश के शासक हैं सातवाहन वंश के शासक जिन्होंने अपने नाम के साथ में अपनी मदर्स के नाम जोड़े थे, और इस वजह से इसको हम गौतमी पुत्र शतकर्णी के नाम से जानते हैं। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा जो लिखा गया था उसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण या एक ब्राह्मण शब्द का यूज हुआ था, और इसके साथ साथ वेन कटक स्वामी शब्द भी यूज हुआ है सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए, क्योंकि इसने महाराष्ट्र में वेन कटक नगर की स्थापना की थी, एक सिटी की स्थापना की थी। इस वजह से इसको वेन कटक स्वामी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे एका ब्राह्मण यानी एक ही ब्राह्मण इस टाइप के टाइटल के साथ भी जोड़ा जाता है। देखा जाए तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नाम के व्यक्ति ने की थी, और बहुत से शासक हुए हैं। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौर्यों के बाद सबसे बड़ा वंश कौन सा था? तो मौर्यों के बाद में 300 साल तक शासन करने वाला वंश दक्कन में सातवाहन वंश का वंश माना जाता है, जिसकी स्थापना सिमुक नाम के व्यक्ति ने की थी। लेकिन इस वंश का सबसे ग्रेट किंग गौतमीपुत्र शतकर्णी माना जाता है, क्योंकि इसने शक शासक शहरात वंश के शक शासक नहपान को इसने पराजित किया था, और इसके आसपास के जितने भी सीमावर्ती जो राज्य थे उन सभी पर इसने अधिकार किया था।
और नासिक के पास एक जगह है जिसका नाम है जोगलथम्बी। नासिक के पास एक जगह है जिसका नाम है जोगलथम्बी। वहाँ पर 13,000 से ज़्यादा 13,000 से ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, बहुत से ढेर मिलते हैं। 1906 में जिसकी खुदाई हुई थी और उस खुदाई में 13,000 से ज़्यादा कॉइन्स मिले थे। और जो नहपान के सिक्के थे, लेकिन बहुत से ऐसे इसमें सिक्के मिले हैं जिसमें नहपान के साथ साथ गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी नाम मिलता है। इस वजह से हिस्टोरियन मानते हैं कि सबसे पहले ये कॉइन्स नहपान के होंगे, लेकिन जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया, डिफीट किया, तो उसके बाद में इसने पुनर्मुद्रित किए होंगे, फिर से उसको प्रिंट करवाए होंगे कॉइन्स को, जिस वजह से उसका नाम भी इसमें मिलता है, दोनों का नाम इसमें मिलता है। और नहपान को हराने के बाद में अवंती, अश्मक, सौराष्ट्र जैसे जो प्रदेश थे ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंडर आ गए थे और इस वजह से इसको सबसे ग्रेट किंग माना जाता है सातवाहन वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड गोटिप्रोलू लोकेटेड विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एन एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड सेंटर। इनमें से किस राज्य में गोटिप्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल मिलता है जो एक प्राचीन समुद्री व्यापार केंद्र का साक्ष्य प्रदान करता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन है गोटिप्रोलू, क्योंकि स्टेनोग्राफर एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के एग्ज़ाम में इतना डेप्थ में क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो गोटिप्रोलू एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आंध्र प्रदेश में मिलती है, एक पुरातात्विक स्थल है और ये एक प्राचीन काल में समुद्री व्यापार केंद्र का काफ़ी प्रभावित क्षेत्र था और तिरुपति नेल्लोर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी फेमस मंदिर है, तो उसी जगह पर तिरुपति नेल्लोर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और स्वर्णमुखी रिवर के पास में राइट साइड में एक फेमस प्लेस ये मिला था हमें, जिसे हम बोलते हैं गोटिप्रोलू पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। विच फॉरेन इन्वेडर हैंडेड ओवर हिज टेरिटरीज टू चंद्रगुप्त। तो किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। डिफीट होने के बाद में इसने ट्रीटी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और उस ट्रीटी के अंतर्गत इसने अपनी डॉटर, जिसका नाम था कार्नेलिया, या कई बुक्स में उसे हेलना के नाम से पुकारा गया है, उसका विवाह इसने करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और दहेज में इसने जीते हुए काबुल, कंधार, मकरान, हेरात जैसे एरिया इसको सौंप दिए थे। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एमटीएस में और एसएससी जेई में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए शक रूलर इन इंडिया 130 to 150। इनमें से कौन भारत में शक शासक था 130 से 150 के बीच में? तो ये शक वंश का सबसे इंपॉर्टेंट किंग था, जिसे हम बोलते हैं रुद्रदामन, और इसका पूरा नाम हम बोलते हैं रुद्रदामन फर्स्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसकी जानकारी मिलती है हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से, जिसको एक और नाम से जाना जाता है और वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जिसको हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। आजकल के गुजरात के काठियावाड़ में ये मिलता है। और इंडियन हिस्ट्री में संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख की खासियत है कि जूनागढ़ अभिलेख में हमें सौराष्ट्र के सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, और इसी में इसने जानकारी दी है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बाद में अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई, और उसके बाद में इसने भी, खुद ने भी, रुद्रदामन फर्स्ट ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। और बाद में स्कंदगुप्त, उसका भी जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, उसमें पता लगता है कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी रिपेयरिंग करवाई थी गुजरात के सौराष्ट्र के सुदर्शन लेक की। हिस्ट्री में संस्कृत लैंग्वेज का ये सबसे पहला और सबसे लंबा लेख मिलता है हमें, जूनागढ़ अभिलेख। एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। अलेक्जेंडर डिफीटेड
डैश इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिच। तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने पराजित किया था किसको हाइडेस्पिच के युद्ध में। तो इंडियन हिस्ट्री में पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पिच का युद्ध माना जाता है, झेलम का युद्ध माना जाता है, या जिसको वितस्ता का युद्ध बोलते हैं, जिसमें इसने पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी पुकारा जाता है, उससे पराजित किया गया था। 326 बिफोर क्राइस्ट फेमस डेट मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। मैसिडोनिया का शासक था, या जिसे हम अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानते हैं सिकंदर, और उसी के नाम पर अलेक्जेंडर या सिकंदरिया के नाम से इसको हम जानते हैं। 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर इसने पोरस को पराजित किया, लेकिन व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया और इसको वापस अपने देश की तरफ मुड़ना पड़ा। और वापस जाते हुए 323 बिफोर क्राइस्ट में इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर शासक बना बेबीलोन का। CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी युद्ध हुआ था, झेलम नदी का युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने है। CHSL में क्वेश्चन आ चुका है 17 में। व्हेन डिड द फर्स्ट हन इन्वेजन टेक प्लेस। तो प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था। हूनों ने आक्रमण भारत में शुरू किया था गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में भारत में हून आक्रमणों की शुरुआत हुई, और गुप्त काल में ही भारत में सबसे ज़्यादा हून आक्रमण हुए थे, और हूनों की वजह से ही गुप्तों का पतन माना जाता है। हून मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति मानी जाती है, यानी जो घुमंतु जाति होती थी, और अपने टाइम की काफ़ी क्रूर और बर्बर जाति मानी जाती है। 458 AD में स्कंदगुप्त के टाइम में इन्होंने भारत में पहला आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है भीतरी कानपुर के पास में, मध्य आपका उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से हमें जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के लेख से कि हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था गुप्त काल के दौरान, और स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। ये जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। फोर्ट विद किंग हान हो टी, who was the king of the Han dynasty of China and defeated him in the second attempt। डैश राजा हान होटी, जो चीन का हान राजवंश का राजा था, उसके साथ में युद्ध किया था और दूसरे प्रयास में उसे हरा दिया था। तो कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था पास्ट मौर्यन पीरियड में, इसने चाइना के शासक हान होती से युद्ध किया था और उसे दूसरे अटेम्प्ट में पराजित किया था। और काफ़ी फेमस शासक कुषाण वंश का सबसे ग्रेट किंग माना जाता है। और चाइना के इस किंग को पराजित करने के बाद में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन का जो सिक्यांग और कांसू प्रांत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया था, इन सभी हिस्सों पर कनिष्क का अधिकार हो गया था। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कनिष्क के टाइम में भारतीयों का इंटरनेशनल ट्रेड पर अधिकार था, इंटरनेशनल ट्रेड पर अधिकार था, क्योंकि चाइना रोमन एम्पायर के साथ में रेशम का व्यापार करता था, सिल्क के कपड़े का व्यापार करता था, और जिस रास्ते से व्यापार होता था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, रेशम मार्ग के नाम पर जाना जाता था। और उस मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क का अधिकार हो गया था। तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ये चुंगी प्राप्त करता था, रेशम के कपड़ों के व्यापार पर। और बौद्ध धर्म को अपना लिया था कनिष्क ने। चौथा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था इसने कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में, जिसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। तो ये मौर्योत्तर काल से रिलेटेड, प्रिंस से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए हैं। इससे आगे देख लेते हैं गुप्त काल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं। उसमें CGL में टायर 1 में, टायर 2 में 8 क्वेश्चंस है, टायर 1 टायर 2 में CHSL में 4 क्वेश्चंस है, MTS में 3 है, GD में 3 है, CPO SI में 4 है, JEE में 1 है, सिलेक्शन पोस्ट 1 में 1 है। तो काफ़ी क्वेश्चंस गुप्त एम्पायर से रिलेटेड आए हैं। इंडियन हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि
इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ है, इस वजह से इंडियन हिस्ट्री का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 164, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 5th century बाय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो एग्जैक्टली कुमारगुप्त के द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन कुमारगुप्त के टाइम में ये हुई थी, इस वजह से हमें करना पड़ेगा कुमारगुप्त के टाइम में हुई थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त, इसके टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय जो आजकल के बिहार में है, और उस दौरान बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उसकी शुरुआत नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई। और आने वाले टाइम में बहुत से चीनी यात्री नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध एजुकेशन लेने के लिए आए थे, तो काफ़ी फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी। एसएससी जीडी में क्वेश्चन 2023 में ये पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किसे कहा जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति, द फेमस सोर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर, इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी पुकारा जाता है प्रयाग प्रशस्ति को, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन, उसके द्वारा लिखा गया था, रचित था ये हरिसेन के द्वारा। और इसको प्रशस्ति के नाम से इस वजह से पुकारा जाता है क्योंकि ऐसा लेख, ऐसे रिटन सोर्सेस जिसमें किसी राजा के विजय की जानकारी, यानी उसने किसी एरियाज पर अधिकार किया, उसके शौर्यता की जानकारी, युद्ध की जानकारी मिलती है, वॉर की जानकारी मिलती है, तो उसे हम प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। अदरवाइज उसको हम सिंपल लेख के नाम से जानते हैं। हरिसेन जो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसने समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी कि समुद्रगुप्त ने किन किन एरियाज पर अधिकार किया, दक्षिण भारत की 12 शक्तियों पर अधिकार किया, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया, उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया, ये पूरी समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति, या जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ लेख बोलते हैं, उसमें हमें जानकारी मिलती है। इलाहाबाद का एक नाम प्रयाग भी है, इस वजह से इसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो एसएससी सिलेक्शन फेज में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। हु इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द गुप्त पीरियड? गुप्त काल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त काल प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। हालांकि श्रीगुप्त और घटोत्कच नाम के 2 शुरुआती गुप्त शासकों की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है गुप्त डायनेस्टी का। उसका सबसे बड़ा कारण है कि गुप्त काल के सबसे शुरुआती कॉइन्स हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के मिलते हैं, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब अपना राज्याभिषेक किया था तो उस उपलक्ष्य में इसने 319-20 में अपना राज्याभिषेक किया। उस उपलक्ष्य में इसने एक नया कैलेंडर जारी किया था जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से इसको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, तो इसलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त काल का एक्चुअल किंग था। तो सिलेक्शन फेज, सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ देखते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। द वाकाटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्त एम्परर? वाकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो दक्षिण भारत में दक्कन में सातवाहनों के बाद में सातवाहन वंश के शासकों ने 300 साल तक शासन किया था। तो सातवाहनों के बाद में दक्कन वाले हिस्से में, महाराष्ट्र वाले हिस्से में जो नया वंश उभर कर आया था उसको हम वाकाटक के नाम से जानते हैं। और वाकाटक वंश का एक शासक था जिसका विवाह किया गया था गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती के साथ में। इस वजह से सीधा संबंध माना जाता है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड, या जिसका दूसरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी से कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड ने 380 में शकों को हराया था, यानी अंतिम रूप से हरा दिया था। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री में शकों का उल्लेख नहीं मिलता, और उस उपलक्ष्य में इसने अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 57 बिफोर क्राइस्ट में उज्जैन के एक हिंदू शासक ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य टाइटल जोड़ा था,
और वो पहला ऐसा किंग था जिसने अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य टाइटल जोड़ा था। और उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री में और भी बहुत से ऐसे हिंदू किंग हुए हैं जिन्होंने जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है उसके बाद में इन्होंने अपने नाम के साथ में विक्रमादित्य टाइटल जोड़ा है। और फर्स्ट विक्रमादित्य उज्जैन का माना जाता है और बाद में इंडियन हिस्ट्री में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। लास्ट विक्रमादित्य माना जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे अकबर ने 1556 में पानीपत के सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सेकंड में जो है पराजित किया था। तो टोटल इंडियन हिस्ट्री में कितने विक्रमादित्य शासक माने जाते हैं तो हम बोल सकते हैं टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने वाकाटक वंश के शासकों के साथ में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था, इस वजह से सीधा संबंध था वाकाटक का गुप्त साम्राज्य के साथ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। द क्वीन ऑफ द वाकाटका एम्पायर प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड, तो वाकाटक साम्राज्य की रानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा की पुत्री थी। और इसके अलावा किसकी पुत्री थी तो चंद्रगुप्त की पुत्री थी। चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम कुबेर नागा है और इन दोनों इनकी जो है पुत्री थी प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक वंश के शासक के साथ में करवाया गया था। एसएससी CHSL 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 169 है, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, वह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो इनमें से कौन सा प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो अहिछत्र दिल्ली के पास में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, चंपा आजकल के सोन नदी के पास में अंग महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती अयोध्या का पुराना नाम है। तो ये तीनों की तीनों बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी नहीं है। ताम्रलिप्ति जो है एक बंदरगाह सिटी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह सिटी थी ताम्रलिप्ति। और एंशंट इंडिया में खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में इसका काफ़ी ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस था। आजकल के पश्चिम बंगाल का जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित है ताम्रलिप्ति। और गुप्त काल में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया ऐसे देशों के साथ में, सिंहल के साथ में जो व्यापारिक जहाज़ों के द्वारा जो ट्रेड किया जाता था उसका प्रमुख केंद्र था ये बंदरगाह, ये पोर्ट सिटी जिसे हम ताम्रलिप्ति पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जिसमें फाहयान का नाम आ जाता है, हेन सांग का नाम आ जाता है, इत्सिंग का नाम आ जाता है, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। तो काफ़ी फेमस है ये। एसएससी CGL टायर 1 में 2022 में क्वेश्चन पुट किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्त रूलर द वर्ड भुक्ति मीन, तो गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? तो भुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता। तो गुप्तों के एडमिनिस्ट्रेशन में भुक्ति शब्द स्पेशली एक प्रोविंस से रिलेटेड है, एक प्रांत से रिलेटेड है। गुप्त काल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थे उन यूनिट्स में, उन इकाइयों में कई पार्ट्स में बटे हुए थे, जिनमें से हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में जो प्रशासनिक थी उसमें जितना बड़ा एम्पायर था वो भुक्तियों में बटा हुआ था, यानी प्रोविंस में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। और इसके अधिकारी को उपरिक के नाम से पुकारा जाता था। जो भुक्ति का एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो उपरिक के नाम से जाना जाता था। और आगे जो प्रांत थे वो जिलों में बटे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, जिसे विषय के नाम से पुकारा जाता है। और इसका प्रमुख जो है विषयपति होता था, या जिसे हम कुमारमात्य के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऑफिस को अविठान के नाम से पुकारा जाता था। इसका जो ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, उसे अविठान के नाम से पुकारा गया है, विषयपति या कुमारमात्य के। और इससे नीचे नगर होते थे जिसे नगरपति चलाता था, और उसके बाद में सीधा गांव होते थे जिसे गुप्ता चलाता था। इसलिए गुप्त काल में भुक्ति शब्द जो है एक प्रोविंस यानी स्टेट के लिए यूज हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर में इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म वीथी रेफर्स टू, तो गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आप देख सकते हो बहुत से क्वेश्चंस गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे गए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 169 में भुक्ति पूछा गया था, यहाँ पर वीथी शब्द पूछा गया है। गुप्त काल में वीथी शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, जो कि एक टाइप का एक प्रशासनिक इकाई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। वीथी शब्द
स्पेशली किसके लिए यूज हुआ है वीथी शब्द? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, जो मौर्यों के बाद में उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे थे। गुप्त काल का जो प्रशासनिक पद्धति है वो डिसेंट्रलाइजेशन पद्धति पर आधारित थी, विकेंद्रीकरण पद्धति पर आधारित थी। और गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में वीथी शब्द एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर देखी जाती है। यानी गुप्त साम्राज्य में राजा जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक कम्युनिटी या एक ग्रुप के द्वारा डायरेक्टरेट होता था। यानी राजा अपनी मनमर्जी से शासन नहीं करता था, उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बताती थी कि उसके किस प्रकार से काम करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ही हम वीथी के नाम से पुकारते हैं, जो राजा को निर्देशित करती थी, जिसमें मुख्यमंत्री, सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर इस टाइप के लोग शामिल होते थे, जो राजा की हेल्प के लिए होते थे और उसको डायरेक्टेड करते थे कि उसे किस टाइप से शासन करना चाहिए, जिसे वीथी के नाम से पुकारा गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। देख लीजिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर मैरिड ए गर्ल फ्रॉम द लिच्छवी डायनेस्टी? इनमें से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो लिच्छवी वंश काफी फेमस है। सबसे पहला मगध का शासक बिंबिसार जो था, उसका विवाह भी लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था। ऑलरेडी हम मगध एम्पायर के शुरुआत में कर चुके हैं, उसके बाद में लिच्छवी वर्ड यूज हुआ था। जैन धर्म के जो रियल फाउंडर थे महावीर स्वामी, उनकी मदर भी लिच्छवी वंश संबंधित थी, और गुप्त काल में भी लिच्छवी वंश काफी फेमस उभर कर आता है। गुप्त वंश का सबसे पहला रियल किंग जो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसका विवाह हुआ था लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ में। और इसी वजह से समुद्रगुप्त ने अपने कॉइन्स में एक टाइटल धारण किया है जिसे हम बोलते हैं लिच्छवी दोहित्र, यानी लिच्छवियों का दोहता। इससे भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि समुद्रगुप्त का फादर था, उसका विवाह हुआ था लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस में। क्वेश्चन नंबर 173 आपके सामने है। विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 319 एडी एंड 550 एडी? तो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? सिंपल सा क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य का जो रियल फाउंडर था चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसने 319 में अपना राज्याभिषेक करवाया, और उस उपलक्ष्य में इसने एक नया कैलेंडर जारी किया था जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई तो ये लगभग 550 तक चला। हुनों के लगातार इन्वेजन्स की वजह से गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन की तरफ चला गया और 550 तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। और एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the successor of चंद्रगुप्त फर्स्ट? इनमें से चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था? सिंपल क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था और उसका उत्तराधिकारी था। इसने अपने नाम के साथ में लिच्छवी दोहित्र की उपाधि धारण की थी, यानी लिच्छवियों का दोहता। और इसकी पूरी जानकारी में मिलती है इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज? तो इनमें से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने अपने साथ में महाराजा और अधिराज का टाइटल धारण किया था? जीडी में और एसएससी जेई में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन तो है ही, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि रियल किंग था गुप्त डायनेस्टी का, उसने अपने नाम के साथ में महाराजा और अधिराज की उपाधि धारण की थी। अदरवाइज इससे पहले जो शासक हुए हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने अपने नाम के साथ में सिर्फ राजा शब्द यूज किया है, लेकिन महाराजा, जिससे पता लगता है कि इस टाइम गुप्त जो है कुषाणों से स्वतंत्र होकर फ्रीडम प्राप्त करके अपना खुद का रूल स्थापित कर रहे थे, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है इस टाइप का रूल स्थापित कर लिया। इस वजह से इसने अपने नाम के साथ में महाराजा का टाइटल धारण किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। द गुप्त रूलर हैज इम्पोज्ड ए फाइन नेम्ड विच वॉज ए प्लफ टैक्स टू बी पेड बाय एवरी फार्मर हु हैड ए प्लफ। तो गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया, यानी एक प्रकार का नया कर लगाया, फाइन लगाया, जो हल कर था एक प्रकार का, जिसे हल चलाने वाले प्रत्येक किसान को देना पड़ता था। तो इसे
176 जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हल्वीकर, ये एक टाइप का टैक्स शुरू किया था गुप्त शासकों ने हल्वीकर के नाम से, जो टैक्स था और जो किसानों को देना पड़ता था, और हल्वीकर या इसे हलदंड के नाम से भी जाना जाता है, हलदंड के नाम से भी जाना जाता है। दंड एक प्रकार का फाइन होता है, जुर्माना होता है। तो हल रखने वाला जो भी कृषक होता था उसे भुगतान करना पड़ता था गुप्त शासकों को, और अपनी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में बहुत सी भूमि होती थी, जिनमें से क्षेत्र शब्द का उल्लेख होता है जो एक प्रकार की कृषि योग्य भूमि होती थी। इसके अलावा वास्तु नाम की एक भूमि होती थी गुप्त काल में, जो रहने लायक भूमि होती थी। सारा नाम की या चारा नाम की एक भूमि होती थी जो पशुओं के चारागाह से संबंधित थी। इसके अलावा खिल नाम की भूमि होती थी गुप्त काल में, और वो ऐसी भूमि होती थी जो कि जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी बंजर भूमि होती थी। इसके अलावा अप्रहत भूमि होती थी जिसे जंगली भूमि के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट एरिया के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। क्षेत्र जो है ये कृषि लायक भूमि होती थी, वास्तु जो है रहने लायक भूमि होती थी, सारा या चारा जो है चारागाह भूमि होती थी, खिल एक प्रकार की बंजर भूमि होती थी, और अप्रहत एक प्रकार की जंगली भूमि होती थी। तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019-20 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने है। व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर शुन यून कम टू इंडिया? चीनी यात्री शुन यून भारत कब आया था? तो बहुत से चीनी यात्री भारत में आए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम फाहयान का आता है। फाहयान भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री था, और उसके बाद में नाम आता है सेम शुंग यून का, शुन यून का नाम आता है। फाहयान भारत में आया था अप्रॉक्सीमेटली गुप्त काल के टाइम में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया था, और लगभग 370 से 412 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त सेकंड का, जिसके टाइम में फाहयान आया था। और शुंगयून भारत में आया था 518 एडी में आया था, 518 ईस्वी में आया था, इसलिए आंसर होगा बी 518। एसएससी जेई में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में इत्सिंग नाम का चीनी यात्री भारत में आया था, और ये अप्रॉक्सीमेटली भारत में रहा था 671 से 693 के बीच में। इसके बीच में भी एक चीनी यात्री आया था जिसे हम हेन सांग के नाम से जानते हैं, जो 629 से 645 के बीच में भारत में रहा था। और इसके बाद में आया था मालवेन लिन नाम का आया था 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में आया था। हर्षवर्धन ने जो पूर्व भारत में आक्रमण किया उसका उल्लेख हमें मालवेन लिन के साहित्य में मिलता है। और इसके बाद में जो आया था वो था चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ आया था, और 1125 से 1254 के बीच में आया था चाउ जू कुआ भारत में। और इसने भारत और चीनी व्यापार के बारे में बहुत सी जानकारी दी है चाउ जू कुआ में। तो फाहयान सबसे पहले आया था, फिर शुंग यून आया था, उसके बाद में हिनसांग आया, फिर इत्सिंग आया, फिर मालवेन लिन आया, और उसके बाद में चाउ जू कुआ आया। तो ये चाइनीज ट्रेवलर हैं जो भारत में समय समय पर आए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 178 जो है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी वॉज। तो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो चीनी यात्री शुंग यून भारत में आया था 518 ईस्वी में, और 518 ईस्वी का मतलब है 6th सेंचुरी के शुरुआत में आया था शुंग यून भारत में। उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य शासन कर रहा था। एसएससी जेई में सिविल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पुट किया जा चुका है। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 179 आपके सामने है, और ये पास्ट गुप्त पीरियड से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर ध्रुव सेन सेकंड अटेंडेड हर्षाज कोर्ट एट प्रयाग इलाहाबाद? इनमें से किस विदेशी यात्री के अनुसार
ध्रुव सेन सेकंड प्रयाग में हर्ष के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो हेन सांग हर्षवर्धन के टाइम में चाइनीज ट्रैवलर आया था और इसने ये उल्लेख किया है, और इसी के उल्लेख से हमें पता लगता है कि हर्षवर्धन अपने शासनकाल के हर 5th ईयर में एक रिलीजियस डिस्कशन के लिए एक इवेंट आयोजित करता था इलाहाबाद में प्रयाग संगम में, और इस टाइप के एक इवेंट में ध्रुव सेन सेकंड भी उपस्थित हुआ था। खुद हेन सांग ने भी इस प्रकार की धार्मिक चर्चा में भाग किया हुआ है। आज की डेट में जो कुंभ का मेला लगता है हर 12 वर्ष के बाद में, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन को करने की दी जाती है, जिसने हर 5 साल में इस प्रकार की धार्मिक चर्चा की शुरुआत इलाहाबाद में की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर हेन सांग। हेन सांग के लगभग 50 वर्ष के बाद इनमें से कौन सा भारत में आया था। हेन सांग 629 से 645-46 तक भारत में 15 साल तक रहा था। तो उसके 50 साल के बाद में कौन आया था ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इसके बाद में जो आया है वो है इत्सिंग, और इत्सिंग यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इनमें से चारों आंसर जो है वो नहीं होंगे, और इस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी एसएससी ग्रेस मार्क दे चुकी है। तो होना चाहिए था इत्सिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हेन सांग ने हर्षवर्धन के टाइम में भारत की यात्रा की थी, और हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा हेन सांग, और इसकी फेमस बुक का नाम है CU की, इसकी फेमस बुक का नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड द चाइनीज ट्रैवलर हेन सांग कम टू इंडिया। इनमें से किस शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। एसएससी CGL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्षा, हर्षचरित वर्क्स ऑफ हर्षा वॉज रिटन बाय। तो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित, हर्ष की रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाणभट्ट फेमस राइटर है जिसने इसका जीवन चरित्र लिखा है, बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित के नाम से। और एसएससी MTS में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 183 तक यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इतने क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। इससे आगे जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये DLH के साथ में लगातार इस टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और SSC GS PYQ में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ चुके हैं, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं, 27,000 प्लस क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जल्दी मिलते हैं 8th सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।